अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, अभी कल ये खबर दी गई थी, अभी लोग भी इस पे किए गए हैं कि फॉरेन फंडिंग का फैसला जो है वो स्टैब्लिशमेंट में 8 साल से नहीं होने दिया। और अब इलेक्शन कमीशन क्योंकि आज़ाद है उस तसल्लुत से, उस माफिया से जो ये सब नहीं होने देता था, तो अब इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है। एक और अपडेट ये है कि नैब का मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरैयत को चैलेंज न करने का फैसला। अब ये देखें कि कल तक वो नैब जिसको कोई और काम ही नहीं था, और वो मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, बस इन्हीं को पकड़ने के लिए लगता था कि ये जो नैब का अदारा है ये सिर्फ अपोजिशन के लिए बनाया गया है। और वो बशीर मेमन साहब वाली स्टोरी तो खैर आप लोगों को याद है कि कैसे बशीर मेमन को बुला बुला कर कहा जाता था कि जनाब आपने ख्वाजा आसफ को पकड़ना है, आपने एहसन इकबाल को पकड़ना है, आपने साद रफीक को पकड़ना है, और खास तौर पर मरियम बीबी को पकड़ना है। और वो जुमले आप लोगों को याद है बशीर मेमन के कि ये जुल्म है, ज्यादती है, मैं नहीं करूंगा। तो अब क्योंकि वो सिरदे कहते हैं ना पंजाबी जो सिरदे साई नहीं रहे, तो अब सिरदे साई नहीं रहे तो जाहिर है नैब भी अपनी उस डगर से हटा है। नैब कौन सी कोई मशीन है कि स्विच ऑन करके छोड़ दिया और उसको कुछ आगे नजर नहीं आता। नैब भी तो एक पाकिस्तानियों की, एक अफसरों की, ब्यूरोक्रेट्स की एक टीम है ना। आप उनको जिस तरफ धकेलेंगे, उन्हें अपने नौकरियां बचाने के लिए, अपनी इज्जतों के लिए वो सब करना पड़ेगा। जो तगड़े होंगे वो आकड़ जाएंगे और जो कमजोर होंगे वो इस्तेमाल होंगे। लेकिन अभी नैब ने इस चक्कर से निकलने का ऐलान कर दिया है। नैब ने एवन फील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरैयत के फैसले को चैलेंज न करने का फैसला किया। नैब के फैसले से प्रोसिक्यूशन ब्रांच को भी आगाह किया गया और इस हवाले से नैब का प्रोसिक्यूशन का ब्रांच का जो खत है वो भी सामने आ गया है। नैब रावलपिंडी की जानब से मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरैयत के खिलाफ अपीलें जो कि वो आगे इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे और इसके लिए कोई अपीलें दायर नहीं करेंगे, उसका तहरीरी तौर पर ये मतलब कि जुबानी कलामी नहीं, कोई तहरीरी तौर पर सामने आ गया। इस पर बहुत सारी बातें की जाएंगी, जाहिर है। इस पे अब इमरान खान साहब का जो सोशल मीडिया है वो इसको पकड़ेगा, इसमें चीजें करेगा, लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि अब इसकी कोई जरूरत रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 दिसंबर 2022 को एवनफील्ड में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की 7 साल की सजा को कालदम करार देते हुए उन्हें केस से बरी करने का हुक्म जारी किया था। 7 साल सजा सुनाई गई थी, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब साकब निसार साहब के जेर साया जो उस वक्त कोर्ट चल रही थी, बल्कि साकब निसार कोर्ट कह रहे हैं आप, साकब निसार लोगों को इंसाफ दे रहा था, वही लोगों को सादक और अमीन करार दे रहा था, वही लोगों को बेईमान करार दे रहा था, वही लोगों को माफिया कह रहा था, और वही लोगों को जिस भी केस में जहां से भी पकड़कर सजाएं दे रहा था। उसके पीछे सारी स्टोरी बार बार आपको मेरा नहीं ख्याल के बताने की जरूरत है। अपील दायर करने का भी क्या है, जिनके दबाव पर केस बनाया था वही नहीं रहे तो अब अपील किस करेंगे, अपील किसके लिए करेंगे? क्योंकि वो जो केस बनाने वाले थे अब वो सफाइयां देते फिर रहे हैं लोगों को, वो सफाइयां देते फिर रहे हैं सोशल मीडिया के यूट्यूबरों को। मंसूर अली खान जो आजकल स्पोक पर्सन बने हुए हैं जनरल बाजवा के, वो जनरल बाजवा की जो खबरें हैं वो आपको निकाल निकाल कर दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जनरल बाजवा किससे मिले हैं, कौन से सलवार पहनी हुई है, कौन से रंग की टगाई लगाई हुई है। और जनरल बाजवा साहब जो है आजकल घर की कंस्ट्रक्शन पर उनकी पूरी तवज्जो है। और वो लोग अब इस किस्म के ड्रामे कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जात जाहिर है। इतना लंबा चौड़ा जो सारा ये ड्रामा किया गया था उसका मकसद एक ही था, पाकिस्तान को और नवाज शरीफ की फैमिली को और सियासतदानों को क्या उसे कहते हैं पंजाबी में, खजल खराब करने के। लेकिन अल्लाह का करम ये हुआ है कि सियासतदान उससे निकल चुके हैं। जी दोस्तों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर को समाअत के लिए इमरान खान की नाअहली का केस जो है वो लग गया है, मुकर्रर कर दिया है। बेटी को नामजदगी कागजात में जिस तरह ये कहा गया था कि नवाज शरीफ साहब ने अपने बेटे से जो तनख्वाह ली है, वो जो नामजदगी के कागजात है उसमें लिखा नहीं था कि उनको दुबई में एक नौकरी करने के एवज उनके बेटे की कंपनी में तनख्वाह मिलनी थी, वो नहीं मिली।
लेकिन उस बेस पर भी उनको नाअहल कर दिया गया था। याद है आप जी कि उन्होंने अपने कागजात में अपने गोशवारे, अपनी दौलत, अपनी जायदाद, अपनी औलाद जो है ना वो मतलब उसमें कोई चीज ऐसी मिसिंग, उसमें कोई खाना ऐसी मिसिंग। ये देखिए मैं एक फॉर्म फिल कर रहा हूँ और ये मेरा जो फॉर्म है वो चले ये किसी और मकसद के लिए है, लेकिन इसमें जाहिर है बहुत सारे खाने हैं और मैं इसमें कोई खाना मिस कर दूं और आगे ना भेजूं तो वो मेरा उसको वो डेफिनेट मुझसे दोबारा पूछेंगे, या मैं अगर गलत फहमी करूं या इसमें कोई गलत चीज तहरीर कर दूं तो मेरे लिए मसला भी हो सकता है। सेम इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने जब गोशवारों में ये नहीं बताया था कि उन्होंने अपने बेटे की कंपनी में काम किया है और उसके लिए उनको तनख्वाह लेनी थी लेकिन नहीं ली, इसी तरह इमरान खान को अपने जो नामजदगी के कागजात हैं उसमें उन्होंने अपने दो बेटों का जिक्र तो किया है, लेकिन वो उस बेटी का जिक्र नहीं किया जो उनकी अमेरिका में पैदा हुई। सीता वाइट साहबा की बेटी थी और इमरान खान साहब की बेटी थी, जो कि इमरान खान साहब बाहर की अदालतों में मान चुके हैं। कैलिफोर्निया की अदालत उसको बहुत पहले डीएनए टेस्ट करने के बाद इमरान खान साहब की बेटी साबित कर चुकी हुई है और फैसला दे चुकी है भी है कि वो जो टीरान जिसका नाम जिसको जिसको उर्दू में शेरनी कहते हैं, जो कि इमरान खान ने खुद नाम लिखा हुआ है और कहते हैं कि वो इमरान खान साहब ने इस सोच के तहत ये बेटी पैदा की थी कि वो बेटा होगा और वो बड़ा होकर क्रिकेट खेलेगा, लेकिन बदकिस्मती से कि वो बेटी हुई। और उसके बाद के सारे मसले मसाइल एक तरफ हैं, वो उस पर अब दोबारा नहीं कर, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फरूक ने इमरान खान को इलेक्शन कमीशन वफाक को प्री एडमिशन नोटिस जारी कर रखे हैं, जिसमें उनकी 20 दिसंबर को ये हेयरिंग होगी, जिसमें अब इमरान खान साहब के वकील या इमरान खान साहब खुद होंगे। दो रास्ते हैं इमरान खान साहब के पास, एक तो वो आकड़ जाए, जो कि वो हमेशा आकड़ जाते हैं। तो अब मेरा ख्याल उनकी बेटी भी कुछ 30 साल की हो गई है, तो वो डेफिनेट अब वो दोबारा फिर ये तमाशा लगेगा जो इससे पहले कई बार लग चुका है, लेकिन अब अदालत में तमाशा लगेगा। इमरान खान अगर मानते हैं कि वो मेरी बेटी है तो फिर इमरान खान के लिए पाकिस्तानी सियासत के रास्ते बंद होते हैं कि वो एक नाजायज बेटी के बाप हैं, जो कि इस्लाम इस्लाम में जाहिर है उनके लिए काफी मसले होंगे एज अ मुसलमान होने की हैसियत बगैर निकाह के बेटी। और अगर वो नहीं मानते तो शायद फिर उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये तस्दीक शुदा चीजें हैं। जब आपका डीएनए मिल रहा है, जब आपकी मुख्तलिफ चीजें मैच कर रही हैं, खुद आपके लिखे हुए पेपर, आपके साइन किए हुए पेपर, आप उनको बाहर की अदालतों में मान रहे हैं जहां पे इंसाफ होता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ नहीं होता, इमरान खान साहब जो आपको ना मिले वो इंसाफ नहीं होता, जो आपके मुखालफों को वो इंसाफ होता है, तो वो ये आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा मसला पैदा होने वाला है। इस मकसद को अब देखें, बड़ी देर से इस पर लोगों की नजरें हैं, तो कहां जाकर रुकती है। नवाज शरीफ ने हुकूमत को हदायत की है कि पेट्रोल की कीमतें 190 रुपए कर लेगा। मैं अक्सर अपनी मुलाकात के हवाल बताता हूं, तो उसमें मैं बताता हूं कि नवाज शरीफ साहब की जो पूरी तवज्जो, पूरी कोशिश सिर्फ और सिर्फ एक बात पे होती है, और वो ये है कि अवाम को रिलीफ कैसे देना है। और वो समझते ये हैं कि बहुत बड़ा नजरिया एक ही है, और वो है अवाम की अगर भूख खत्म हो, अवाम अगर खुशहाल हो, तो तमाम नजरियों पर यह नजरिया भारी होगा। और अगर ये नजरिया कामयाब ना हो, अवाम महंगी चीजें खरीद रहे हो, महंगे बिल पेड कर रहे हो, तो कोई भी झूठा सच्चा वादा जो है अवाम उसके पीछे दौड़ेगी। जैसे कि इमरान खान साहब ने पिछले 4 महीने में कौम को अपने पीछे पीछे दौड़ाया। वजह जाहिर है इमरान खान ही थे, इमरान खान ही तमाम ये छोटे छोटे बम लगा के गए थे, आईएमएफ से मायदे करके गए, पेट्रोल महंगा करके गए और पता नहीं क्या क्या कर गए थे। तो अगर नवाज शरीफ साहब का मानना यह है कि अगर बिजली के बिल कम कर दिए जाए, पेट्रोल की कीमतें कम कर दिए जाए, हालांकि इन हालात में ये बड़ा मुश्किल काम है, जब आईएमएफ ऑलरेडी आपसे कह रहा है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, बिजली की कीमतें बढ़ाएं, लेकिन आप उसके बरअक्स नहीं बढ़ा रहे और उसको मजीद सस्ता कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आईएमएफ को पैसे भी नहीं देगा। लेकिन क्योंकि इसहाक डार साहब इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, चार चार महाजों पर लड़ रहे हैं वो, आप उनकी मसरूफियात देख सकते हैं, सदर से मिल रहे हैं, उनको भी समझा रहे हैं। डॉलरों को रोकने के लिए जो डॉलर जो स्मगल हो रहा है और जो ब्लैक मार्केट है उसको रोकने के लिए भी वो सुबह शाम काम कर रहे हैं, और साथ में महंगाई को कम करने के लिए भी काम कर रही है। शहबाज शरीफ ने अपनी मुआशी टीम का हंगामी इजलास बुला लिया है। इस इजलास में पेट्रोल की कीमतें और दीगर रिलीफ पर बात की जाएगी, गुंजाइश निकाल ली जाएगी कि हुकूमत कहां तक रिलीफ दे सकती है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की वापसी
انہیں اس ریلیف سے وابستہ ہے۔ میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میاں صاحب جب واپس آئیں گے تو ایک بہت بڑا ریلیف جو ہے اس عوام کو ملنے والا ہے، اس پر بہت زیادہ کام جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے، اور وہ ہے ریلیف اگر دیکھا جائے تو عوام کو 300 یونٹ تک بجلی فری دینے کا۔ اس بات کا میاں صاحب کو اندازہ ہے کہ لوگ اگر اپنا زیور یا اپنا موٹر سائیکل یا اپنی کوئی قیمتی چیز بیچ کر ضروریاتی زندگی کی یہ ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، جن میں پیٹرول سے لے کر بجلی سے لے کر، تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اسے کسی بھی طرح سے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو آنے والے دنوں میں ریلیف ملنے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی سوچ کے مطابق شہباز شریف صاحب کی ریلیف ٹیم جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے، معاشی ٹیم بیٹھ گئی ہے، اور اس کا کچھ نہ کچھ حل نکالیں گے، اور اس میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ میری کچھ ان سائڈ انفارمیشنز بھی ہیں کہ بہت ساری چیزوں پر کام ہو چکا ہے، اور بہت ساری چیزوں پر کام ابھی جاری ہے، تو جلد انشاءاللہ تعالی عوام کو ریلیف ملے گا۔ دھماکہ دار خبر یہ ہے کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ پہلی دفعہ ریٹائر ہونے کے بعد دونوں ریٹائرڈ آفیسر ملے ہیں، 2 گھنٹے کی ملاقات ہے۔ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں یہ ملاقات ان کے گھر پر ہوئی ہے، جس میں جنرل باجوہ صاحب نے اور جنرل فیض صاحب نے، ظاہر ہے متوقع طور پر یہی گفتگو کی ہوگی، ایک دوسرے سے گلے شکوے کیے ہوں گے، جی تسی کہندے سی جی اپنا عمران خان صاحب جڑا ہے وہ مکمل سپورٹ کرو، ساڈے واسطے ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے فیض صاحب نے کہا ہوگا جی میں نے تو جو وہی کہا جی جو آپ نے حکم کیا تھا، میری اپنی ذاتی تو کوئی اس کے ساتھ دوستی نہیں تھی، جو آپ کے حکمات تھے اس پہ ہی میں نے عمل کیا۔ اب اگر وہ 2 نمبر نکلا ہے عمران خان، یا عمران خان نے ہمیں ذلیل کیا ہے، یا عمران خان نے ہمیں غدار کہا ہے، میر جعفر میر صادق کہا ہے، جانور کہا ہے، تو حکم تو جناب کا تھا، میں تو جناب کے ماتحت تھا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ابھی ہمیں اس مصیبت سے نکلنا کیسے ہے، جو کہ عمران خان صاحب صبح شام ہمیں جو گالیاں نکال رہے ہیں وہ کافی حد تک کم ہو گئی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو سمجھایا گیا کہ انسان بن جاؤ، اب وہ پرانے والے چیف نہیں رہے، پرانے والے دور نہیں رہے، اس لیے بہتری اسی میں ہے۔ تو جب سے نئے چیف آئے ہیں تو کافی حد تک تو ریلیکس ہے، لیکن پھر بھی جنرل باجوہ صاحب جو ہیں اور جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ مل کر بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیں آنے والے دنوں میں اس ملاقات کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، لیکن جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ خبروں میں ہیں کہ وہ مل رہے ہیں، کبھی وہ جنرل باجوہ کو اور جنرل فیض حمید کو مل رہے ہیں، اور کبھی وہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو مل رہے ہیں، خبروں میں ہیں۔ 2 سال کا عرصہ باجوہ صاحب کیسے گزاریں گے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ ایسی ملاقاتیں کرتے رہیں گے اور عمران خان کو ٹف ٹائم دیتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔